in this video I am going to discuss about the SAE 3402. ओके, तो इस SAE का नाम है एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। SAE 3402 एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक्स। देखो, ऐसे अगर आपको कोई ऐसे टफ लगता है, ठीक है, तो उस ऐसे में आप भले ही पूरा मत पढ़ो, बस उस ऐसे का नाम और नंबर याद करके चले जाओ। एग्ज़ाम में 1-2 नंबर इस चीज़ पर भी होते हैं। तो जैसे कि हम सीए स्टूडेंट्स और हम लोग जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 1-2 नंबर भी हमारी नैया पार लगा सकती है। तो पूरे तरीके से किसी चीज़ को छोड़ना मत, नाम ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। ऐसे ही 3402 का नाम क्या है? एश्योरेंस रिपोर्ट देना ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इस SAE के अंदर सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स में क्या कह रहा है? SAE 3402 डील्स विथ एश्योरेंस इंगेजमेंट undertaken by CA in practice to provide a report on internal control at a service organization for use by user entities and their auditors। SAE 3402 डील्स विथ एश्योरेंस इंगेजमेंट, मतलब SAE 3402 जो होता है वो उस एश्योरेंस इंगेजमेंट के बारे में बात करता है जो कि ऑडिटर जो होते हैं, ऑडिटर जो है वो एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर ऑडिटर क्या करता है? देखो, प्रोवाइड अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज बाय यूजर एंटिटीज। कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज बाय यूजर एंटिटीज एंड देयर ऑडिटर्स। मतलब क्या है कि इस मतलब ऑडिटर जो है वो ऐसी जो एंटिटीज़ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इसमें ऑडिटर क्या करता है? एक उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की एंटिटीज सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल कंट्रोल पर अपना रिपोर्ट देता है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल कंट्रोल पर अपना रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट का यूज़ जो है वो अदर यूज़र एंटिटीज़ और उनके ऑडिटर्स करते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या करता है ऑडिटर? एश्योरेंस इंगेजमेंट में ऑडिटर जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइज, याद रखना कि ऐसे ही 3402 है जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एश्योरेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट देने के बारे में ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें ऑडिटर क्या करता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका इंटरनल कंट्रोल क्या है उस पर अपना रिपोर्ट तैयार करता है और वो दूसरे यूज़र एंटिटीज़ को प्रोवाइड करता है ताकि वो एंटिटीज़ और उसके ऑडिटर्स उस रिपोर्ट का यूज़ कर सके अपने काम के लिए, ठीक है। अब इट कम्प्लीमेंट्स ऐसे 402 in that report prepared as per this SAE are capable of providing appropriate evidence under SAE 402, ठीक है। मतलब इस SAE के अंदर ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करता है उसका यूज़ SAE 402 के अंदर भी किया जा सकता है। वाई कंट्रोल ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट टू अ यूजर एंटिटीज internal control relating to financial reporting. Such controls may pertain to assertions about presentation and disclosure relating to CAD or may pertain to evidence that user auditor use in applying audit procedures. यहाँ बोला why control of a service organization are important to user entities, internal controls relating to financial reporting। यहाँ एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अ कंपनी हैज़ आउटसोर्स इट्स पेरोल प्रोसेसिंग फंक्शंस टू अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी क्या करती है? अब उसकी जो पेरोल प्रोसेसिंग होती है उसको वो खुद ना करके एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कर देती है, उनको वो दे देती है, एलोकेट कर देती है कि आप हमारा जो पेरोल फंक्शंस है, पेरोल प्रोसेस है उसको मेंटेन करिए। The service organization is responsible for accurate preparation of payroll and timely remittance of dues to government on behalf of the company, ठीक है। अब जिस the service organization is responsible for accurate preparation of payrolls and timely remittance। अब ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पेरोल प्रोसेस का
काम सौंपा गया है, ठीक है। अब वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए कि वो टाइम पे एंटिटी को सर्विस पेरोल मेंटेन करके दे, ओके। और इसके बाद पेरोल प्रोसेसिंग सर्विस जो भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल जो भी है related to timely remittance of payroll deductions to the government may be relevant to the company। कंपनी क्या है, यूज़र एंटिटी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको काम सौंपा गया है, उसके सर्विस को यूज़ करने वाली एंटिटी जो है वो यूज़र एंटिटी कहलाएगी। जिसने यूज़र एंटिटी वो एंटिटी जिसने अपना काम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा है, ठीक है। एज लेट रेमिटेंस could result in interest and penalties resulting in liabilities for user entities। Objective of service auditor as per SI 3402। देखो एक सीधी सी बात समझते हैं। अब जैसे पेरोल मेंटेन करने का काम कौन कर रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है। अब उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अब मान लो यूज़र एंटिटी जो है जिसने अपना काम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, ठीक है, अगर उसका ऑडिटर आता है वो पेरोल की ऑडिट करना चाहता है, तो इस तरीके से उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी एंटिटीज़ ने अपने पेरोल प्रोसेसिंग का काम सौंपा होगा। अब अगर उस एंटिटी के अगर अलग अलग एंटिटी के ऑडिटर जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने पेरोल की ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेनेंस, उसका काम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का ऑडिटर अपॉइंट करती है जो उसके पेरोल प्रोसेसिंग का जो वर्क है उस पर अपना रिपोर्ट इशू करेगा और उस रिपोर्ट को जो यूज़र एंटिटीज़ है वो यूज़ करेंगी, ओके। तो ये होता है हमारा, इसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑडिटर के बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस ऐसे ही के अंदर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर एज पर ऐसे ही 3402। तो इसके बेसिक्स में समझ में आ गए। बेसिक में बस मीनिंग बताई गई है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब हम बेसिक्स ख़त्म, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। इस बेसिक्स में कुछ भी काम की चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं बन रहा है, तो इसको बस रीड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। हम समराइज करते चलते हैं इस चैप्टर को, जस्ट रीड इन नेक्स्ट टाइम, ओके। अब हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर एज पर ऐसे ही 3402। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर, मतलब अब यहाँ पे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब वो ऑडिट करने जाएगा, उसको यहाँ पे ऐसे ही 3402 में बताया गया है। सबसे पहले टू ऑब्टेन एश्योरेंस अबाउट, ऑडिटर क्या करेगा, एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड डेट। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव है कि वो एश्योर करे कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम एज डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द स्पेसिफाइड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, fairly present the system as designed and implemented throughout the specified period or specified date। मतलब सबसे पहले क्या करना है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना है कि उन्होंने जो उनका सिस्टम है उसको उसको क्या किया, उन्होंने डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया है थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड डेट। मतलब उन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट भी किया है और अच्छे तरीके से डिज़ाइन भी किया है। सबसे पहले तो इस बात का डिस्क्रिप्शन देना है। दूसरी बात, कंट्रोल्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम वर सुटेबली डिजाइंड थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड डेट। सबसे पहले तो हमें सिस्टम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर उस सिस्टम के ऊपर हमें क्या करना है, कंट्रोल भी मेंटेन करना है और इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देना है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। बताना है कि उसने ये काम किया है। फिर वेयर इंक्लूडेड इन स्कोप कंट्रोल ऑपरेटेड इफेक्टिवली टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। पहले सिस्टम बनाओ और उसे मेंटेन करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके ऊपर कंट्रोल लगाओ, फिर आप ये बताओ कि आपने जो कंट्रोल लगाया है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एश्योरेंस आपको 3 चीज़ों में लेनी होती है कि क्या
सिस्टम अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाए गए हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके, फिर क्या कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी यहाँ पे ऑडिटर को देखना होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन एंटिटी को देना होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल लगाना और उस कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात को देखना, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 में क्या होता है? रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शंस एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्पेसिफाइड डेट। जब हम रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन और जब कंट्रोल जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाया जा रहा है, एक स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लगाया जा रहा है और उस पर जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो टाइप 1 रिपोर्ट होती है। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है? एक स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड पीरियड तक की चीज़ें कवर की जाती हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है? थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड होता है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स at service organization throughout the specified period। मतलब टाइप 1 में स्पेसिफाइड डेट की बात की जाती है और टाइप 2 में पूरे के पूरे स्पेसिफाइड डेट के बारे, पीरियड के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ऑन स्पेसिफाइड डेट टाइप 1 रिपोर्ट, थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड टाइप 2 रिपोर्ट। इसके बाद रिपोर्ट कंप्राइजेस, रिपोर्ट्स में हमको क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, जाहिर सी बात है आप अपनी रिपोर्ट में जो चीज़ें चेक करोगे वही बताओगे। रिपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सिस्टम, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देगी, वो डिस्क्रिप्शन आपको अपनी रिपोर्ट में मेंटेन करना पड़ेगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शंस ऑन सिस्टम, ठीक है। रिटन असर्शन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या देना है? रिटन असर्शन रखना है, रिटन असर्शन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अबाउट पॉइंट गिवन इन ऑब्जेक्टिव्स, अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, रिटन असर्शन अबाउट बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है उसको आप अपने पास मेंटेन कीजिए अपने रिपोर्ट में। फिर आपने जो एश्योरेंस लिया है कि सिस्टम जो है वो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किया गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। सेकंड में आपको ये देखना है कि उसमें कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए गए हैं, फिर वो कंट्रोल प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये थर्ड में देखना है। और इन तीनों चीज़ का आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट से लेना होता है। तो आपकी रिपोर्ट में सबसे पहले आएगा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, दूसरी बात आएगा रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ओके। ऑब्जेक्टिव्स में जो तीनों पॉइंट है उसके कंसर्न में आपको रिटन असर्शन लेना होता है। इसके बाद है सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट that conveys reasonable assurance about point given in objectives। मतलब ऑडिटर को अगर एश्योरेंस देना भी है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है तो किस बात पे देना है? जो पॉइंट उसके ऑब्जेक्टिव्स में कवर्ड है कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किया गया है सिस्टम, कंट्रोल्स लगाए गए हैं, कंट्रोल प्रॉपर तरीके से ऑपरेट भी कर रहा है, इसी चीज़ पे ऑडिटर अपना रीजनेबल एश्योरेंस भी देता है। तो रिपोर्ट में आपने क्या, रिपोर्ट कंप्राइजेस, रिपोर्ट में आप क्या क्या लिखोगे? सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अपना रीजनेबल एश्योरेंस दोगे कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड है या नहीं है, और रिटन असर्शन लोगे मैनेजमेंट से आप कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल लगाना, कंट्रोल प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंसर्न में मैनेजमेंट से रिटन असर्शन भी ऑडिटर लेता है। तो रिपोर्ट में ये तीन चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। रिपोर्ट कंप्राइजेस सिस्टम डिस्क्रिप्शन, रीजनेबल एश्योरेंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स और रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ याद रखना, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। बेसिक्स में तो कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या क्या था, वही ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या था, समरी बनाते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स में इसमें तीन चीज़ें आएंगी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एंड इम्प्लीमेंशन, कंट्रोल, कंट्रोल ऑपरेशन, ठीक। ये तीन चीज़ें हमें
ऑब्जेक्टिव्स में देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट में आएगा हमारा टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के हो जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है ऑन स्पेसिफिक डेट होता है, ऑन स्पेसिफिक डेट थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड। टाइप 2 रिपोर्ट थ्रू आउट स्पेसिफाइड पीरियड। अब हमारा नेक्स्ट है रिपोर्ट कंप्राइजेस। रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सिस्टम डिस्क्रिप्शन, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। फिर हमें देखना है रीजनेबल एश्योरेंस देना है एश्योरेंस देना है। किस पे देना है? ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक। और रिटन असर्शन लेना है। किस पे? ऑब्जेक्टिव्स पे, ओके। सो आवर नेक्स्ट इज हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसेस्ड विथ। ये एंगेजमेंट किस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। सर्विस ऑडिटर ऑर्डिनरली परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। मतलब हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसेस्ड विथ, इसमें बताया गया है कि ऑडिटर जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते समय क्या प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सर्विस ऑडिटर ऑर्डिनरली परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। सबसे पहले ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑडिटर प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ऑडिटर सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वो ये देखेगा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ऑडिटर अपना काम जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, मतलब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ऑडिटर जो है वो किस तरीके से एश्योरेंस रिपोर्ट बनाएगा और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर अपना काम जो है वो एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करे। इसके बाद एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। में सर्विस ऑडिटर ऑर्डिनरली परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। सबसे पहले कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, determination of management and TCWG and communication with them. Determination of management and TCWG and communication with them. Determination of materiality, obtaining understanding of the service organization's description of its system and evaluate whether description is fairly presented. Obtaining एविडेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे ऑर्डर के काम के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं, पर ठीक है, मैं इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बताऊंगी भी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रही हूँ यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग डिपेंडेंस। पहली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ ही काम करे, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। ऑडिटर इसमें मटेरियलिटी को डिटरमाइन करता है। सेकंड और थर्ड पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, ठीक है। पहला है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ और इंडिपेंडेंस के साथ काम करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, जब वो एग्जामिन कर रहा है कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो देखेगा कि मटेरियलिटी का लेवल क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम के बारे में जो बताया है उसको वो एनालाइज करेगा कि जो बताया गया है वो सही है या नहीं है। एंड इवैल्यूएट वेदर डिस्क्रिप्शन इज़ फेयरली प्रेजेंटेड। ऑडिटर ये देखेगा कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है वो सही तरह फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ काम करो और इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखो। दूसरी बात मटेरियलिटी का डिटरमाइन करो। तीसरी बात आपको चेक करना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम जो है वो फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है,
इसके बाद ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन करने हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में एंड जो भी एविडेंस उसके ऑब्टेन हो रहे हैं उसके कंसर्न में। ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिव मतलब यहाँ पे क्या है, चीज़ें ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है, ठीक है। कुछ आपके बेसिक हैं जैसे एथिकल काम करना, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना। दूसरी बात, सिस्टम, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है या है, ये चेक करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव से ले सकते हैं, फेयरली प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। एविडेंस ऑब्टेन करना है आपको कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम दिया गया है वो सही है कि नहीं है, कंट्रोल प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन है या नहीं है, ठीक है। अब जो कंट्रोल डिज़ाइन किए गए वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके कंसर्न में भी आपको क्या करना है, एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो ये 3 पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव से ही आ गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में एविडेंस लेना है, कंट्रोल के कंसर्न में, कंट्रोल के ऑपरेशन के कंसर्न में एविडेंस आपको ऑब्टेन करना है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू डिटरमाइन, आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन को डिटरमाइन करना है वेदर इंटरनल ऑडिटर वर्क कैन बी यूज्ड। इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को समझो और ये डिसाइड करो क्या इंटरनल ऑडिटर के जो फंक्शंस है उसको यूज़ किए जा सकते हैं। आस्किंग फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर से आपको मैनेजमेंट से आपको क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंसर्न में रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करना है। तो इसके बस 2 पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुए, बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो ऑडिटर किस तरीके से काम करेगा, ऑडिटर सबसे पहले अपने एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करके काम करेगा, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में कि वो फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है, ठीक है। और जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो डिज़ाइन वो सही है या नहीं है, इसके कंसर्न में वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा। कंट्रोल्स प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके कंसर्न में भी एविडेंस ऑब्टेन करेगा। 3 यहाँ हो गया, 2 ऊपर हो गया, 3 2 5 पॉइंट हो गए। फिर ऑडिटर रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से, 6 पॉइंट हो गया। 7वां हो जाएगा इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर को देखना है कि जो इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। 7 पॉइंट हो गया। तो इसके कीवर्ड्स हम लिख लेते हैं जैसे हमें एग्जाम में इजली ये रिकॉल हो सके, ठीक है। टॉपिक क्या है, सर्विस ऑडिटर्स ऑर्डिनरली परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसेस्ड विथ, हाउ सच एन एंगेजमेंट is processed with, हाउ सच एन एंगेजमेंट इज प्रोसेस्ड विथ। सिर्फ वो वर्ड्स लिखो जिससे तुम्हें एग्जाम में चीज़ें इजली रिकॉल हो सके, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आपको कैसे रिकॉल होगा, पहला पॉइंट आपको रिकॉल हो जाएगा एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस से, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट आपको याद हो जाएगा मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। थर्ड पॉइंट आप 3 तरीके से याद कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, एविडेंस ऑब्टेन करने हैं ना। देखो, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस ऑफ एंड इवैल्यूएट वेदर डिस्क्रिप्शन इज, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, ठीक है। थर्ड में क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। अंडरस्टैंडिंग किसके कंसर्न में, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में। और डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में कि ये फेयरली प्रेजेंटेड है या नहीं है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ में एविडेंस ऑब्टेन करेगा। एविडेंस से रिलेटेड हमारे 2 टॉपिक है, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ दोनों यहाँ पे एविडेंस से ही रिलेटेड होगा। एविडेंस ऑब्टेन करना है किसके कंसर्न में,
डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, एविडेंस ऑब्टेन करना है डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में, और दूसरा एविडेंस ऑब्टेन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल हो गया। और इसके मतलब पॉइंट्स याद हो रहे हैं ना आपको, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड इवेल्युएट करना है वेदर इट इज़ फेयरली प्रेजेंटेड और नॉट। उसके बाद आएगा एविडेंस ऑब्टेन करना है किसके कंसर्न में, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में। एविडेंस ऑब्टेन करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम के कंसर्न में, सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके कंसर्न में, और डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में। ऑब्टेनिंग एविडेंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के कंसर्न में आपको एविडेंस ऑब्टेन करनी है। फिर आपको देखना है कि 5 पॉइंट हो गए, छठे में आपको देखना है कि इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट को यूज़ किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। इवेल्युएट करना है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कैन बी यूज्ड और नॉट, रिपोर्ट कैन बी यूज्ड और नॉट। फिर हमें देखना है 7th पॉइंट में इंटरनल कंट्रोल, फिर हमें रिटेन रिप्रेजेंटेशन लेना है, ठीक है, रिटेन रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा है रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके बाय।